स्वागत है। आज हमारे बीच है इंडियन आइडल फैन चरित दीक्षित, जो पूरे देश में नहीं विदेश में भी शो कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम उसके बारे में, चरित दीक्षित के बारे में, उसकी सिंगिंग लाइफ के बारे में जानेंगे। चरित जी, आपका द गप शो में हार्दिक स्वागत है। चरित जी, आपने आपकी सिंगिंग लाइफ की स्टार्टअप कहाँ से किया? बेसिकली आप इंडियन आइडल से, तो आपने काफ़ी प्रैक्टिस की, तो आपने बेसिक अपनी लाइफ की स्टार्टअप कहाँ से की? देखिए, जब मैं 5 साल का था तब से सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मेरे जो फोर फादर्स हैं वहाँ पे मेरे फादर कहा करते थे कि मेरे दादाजी गाते थे, तो वहाँ से सिंगिंग आई है मेरे में। तो जब पहली बार 5 साल का था तब स्कूल में मैंने गाया था, तब सबको काफ़ी अच्छा लगा था। हमारे प्रिंसिपल सर ने काफ़ी मुझे कहा था कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर हर किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में गाता था, फर्स्ट आता था, गाता था, फर्स्ट आता था, तो ये सिलसिला चलता गया। फिर पहली बार मैंने हमारे स्टेट लेवल प्रोग्राम होता है, एक न्यूज़पेपर की तरफ से स्टेट लेवल प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं पूरे राजस्थान में 2nd नंबर पे आया। तो वहाँ से काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे वन ऑफ द जजेस वाज पूजा भट्ट, जो एक्ट्रेस हैं, फिर उस्ताद मोहम्मद हुसैन हैं, वो जज थे वहाँ पे। तो उन सब ने बहुत तारीफ की, तो ये सब सुनकर और महसूस कर बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सही है। फिर इंडियन आइडल के ऑडिशंस हो रहे थे, तब काफ़ी सुना था इंडियन आइडल के बारे में और सपने में इंडियन आइडल देखा करता था मैं कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊंगा। तो सुबह सुबह 4 बजे मेरा नंबर आया। मैं बहुत लंबी लाइन में लगा था एक्चुअली इंडियन आइडल में, तो बड़ा डरा हुआ था कि क्या होगा। वहाँ पे सामने अनु मलिक जी बैठे हुए थे, आशा भोसले जी बैठी हुई थी, उसके बाद सुनिधि चौहान, सलीम मर्चेंट, जो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, वो लोग बैठे हुए थे। तो उनको देख के पहले ही मैं नर्वस हो गया, लेकिन अनु मलिक सर ने बहुत उत्साहवर्धन किया मेरा। बोले कि बेटा, ये स्टेज है, आज जो करना है वो आज करके दिखा दे। तो फिर मैंने वहाँ पे गाना गाया, बॉलीवुड का एक गाना गाया था। तो उन्होंने बहुत मेरी तारीफ करी और उस राउंड में सेलेक्ट हो गया। और धीरे धीरे इंडियन आइडल में सेलेक्ट होते होते मैं पूरे इंडिया में टॉप 9 तक पहुंचा। और उसके बाद में वोट आउट हो गया था, बट वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, मैं वहाँ तक पहुँचा था। तो ये मेरी लाइफ है। उसके बाद फिर काफ़ी शोज़ वगैरह मिलने स्टार्ट हुए। मैंने पहले इंडिया में शोज़ करता था, पहले राजस्थान में, फिर गुजरात में। अहमदाबाद से मेरा काफ़ी लगाव है, तो वहाँ से मुझे बहुत शोज़ मिले और अभी भी काफ़ी शोज़ मिलते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा इंडिया के बाहर से भी शोज़ मिलने स्टार्ट हुए, जैसे अभी रिसेंटली मस्कट, दुबई जाकर भी आया मैं, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा जर्नी। आपके इंडियन आइडल की जर्नी बहुत अच्छी रही, आप इंडियन आइडल तक पहुँचे। आपके उसमें काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट भी आप रहे होंगे, जो भी आपने स्टार्टअप किया स्टेप बाय स्टेप, जो आप इंडियन आइडल तक पहुँचे, उसमें क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी? देखिए, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। एक्चुअली ये पहला राउंड नहीं था कि पहली बार में मैं सेलेक्ट हो गया। इसके पहले भी मैं गया था, जब संदीप आचार्य इंडियन आइडल बने थे। अभी वैसे उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी मेरे बहुत करीबी फ्रेंड रह चुके हैं वो। तो उस सीज़न में भी गया था, उसके बाद वाले सीज़न में भी गया था। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में मुझे सफलता मिल गई, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब हम 2-2 दिन तक बिना खाए वहाँ पर लाइन में लगे रहते थे, और खाना मिल गया तो ठीक है, सोना मिल गया तो ठीक है, वरना बस ऐसे ही दिन निकाल दो। तो काफ़ी स्ट्रगल किया इसमें। और इंडियन आइडल में जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद एक लगा कि हाँ, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए एक उछाल की जरूरत होती है। जब तक एक थर्स्ट नहीं मिलता है इंसान को, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक रिकॉग्निशन मिलने के लिए एक, जैसे कि हमारे सागर भाई ने भी कहा था कि माँ मोगल की और सबकी कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि मेहनत और लक दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, मेहनत और लक तो दोनों साथ में ही चाहिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा मुकाम, इंडियन आइडल का मुकाम हासिल किया है, वो बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ में कठिनाइयाँ तो रहती है। आप स्टार्टिंग में बॉलीवुड सॉन्ग गाते थे, आपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल गाते थे या स्टार्टअप भी बॉलीवुड सॉन्ग से किया था आपने? देखिए, बेसिकली मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से गुजरात में रह रहा हूँ। कह सकते हैं कि 9-10 साल से तो गुजरात में ही रह रहा हूँ, चाहे वो अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो। काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो देखा जाए तो आपने पूछा, जैसे कि शुरुआत मैंने बॉलीवुड गाने से ही करी थी। मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने गाया था अपने घर पे पेरेंट्स के सामने, वो था बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। ये गाना मुझे इतना पसंद था, मैं गाता था, यही गुनगुनाता रहता था। तो बॉलीवुड से ही मैंने शुरुआत की। एक बार वो याद ताज़ा हो जाए, एक बार गा दीजिए, हम दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगेगा। ओके। मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा। मैंने इंडियन आइडल में भी ये गाना थोड़ा गुनगुनाया था। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है,
बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, वो है सबसे हंसी वैसा कोई भी नहीं, मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है शरीफ भाई, आपने तो पुराने दिन की याद, आपने तो पुराने दिनों की याद है सारा दिन। अभी आपका 8-10 साल से गुजरात का कनेक्शन रहा है, आप अभी गरबा आर्टिस्ट की भी आप प्लेटफॉर्म या बड़े स्टेज शो करते हैं, तो गरबा के बारे में क्या क्या कहना है? नवरात्रि तो स्पेशली गुजरात में रहती है। देखिए मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बेसिकली एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, ये राजस्थान और गुजरात के बीचों बीच है, तो कह सकते हैं कि काफ़ी गुजराती कल्चर है वहाँ पर। ओके। तो मैं बड़ा हुआ तब से गरबा सुनता आ रहा हूँ, तो मेरे रग रग में गरबा और नवरात्रि बसा हुआ है, तो यही एक कारण है कि गरबे से भी मेरा उतना ही लगाव है जितना बॉलीवुड से है, तो इसी ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे गरबा भी सीखना चाहिए। तो पिछले 4-5 साल से मैं नवरात्रि भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला था। दिल्ली में एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, मतलब दिल्ली रीजन एशिया रीजन में ही आता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे नवरात्रि का शो हुआ था। तो एक श्वेता सैनी करके ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। 3 दिन का नवरात्रि का प्रोग्राम था, मतलब नवरात्रि 9 दिन का होता है पूरा, बट उसमें से जो 3 दिन है वो हमको दिया गया था। तो वो 3 दिन मैंने मेरी लाइफ के सबसे फर्स्ट गरबे गाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वहाँ से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बॉलीवुड के साथ साथ नवरात्रि भी करना चाहिए। गुजराती गरबे और जो फोक गरबे होते हैं, देसी गरबे होते हैं, वो गाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और साथ साथ जो हिंदी गाने हैं हमारे, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, उसको गरबों की जो बीट्स हैं उसके साथ जमाने की कोशिश करके एक नया ही एक फ्लेवर निकलता है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो दिल्ली के बाद फिर उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि हमको ये जो फिल्मी गरबे हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ी और काफ़ी अच्छा चलने लगा नवरात्रि का, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लास्ट ईयर मैंने भावनगर में एक रंगोली रिजॉर्ट की तरफ से गरबे होते हैं, वो भावनगर के सबसे बड़े गरबे हैं, तो वहाँ पर मुझे चांस मिल गया। डिम्पल पंजोली मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनकी तरफ से मुझे वहाँ पर ब्रेक मिला, और वहाँ भी काफ़ी सराहा गया। जो 9 दिन के गरबे थे वो काफ़ी अच्छे रहे, और माता जी की ही कृपा थी कि उसकी वजह से मुझे जामनगर में जो रॉयल रासोत्सव, जो जामनगर का इतना बड़ा आयोजन है, वहाँ पर मुझे बुलाया गया, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और लग रहा है कि गरबे में भी ये जर्नी मेरी वैसी ही चलने वाली है जैसे ही बॉलीवुड में चला। ठीक है, चलिए, आपका गरबा कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, आपने स्टार्टेड भी गरबे से किए, बॉलीवुड और गरबा आपने दोनों मिक्स किए। ऐसा कोई आपका कोई कॉम्बिनेशन आपने बनाया हो जो गरबा और बॉलीवुड में एक गुनगुनाया जाए? आजकल नवरात्रि में बॉलीवुड की भी काफ़ी धूम है, तो मैं ऐसा ही एक गाना सुनाना चाहूँगा। अभी ईयर 2018 में ही एक गाना आया है जो काफ़ी अच्छा है, मैंने हेमंत चौहान की आवाज़ में सुना था, छोगड़ा तारा। जी जी। तो वो छोगड़ा तारा अभी मूवी में भी आ गया है, तो मैं वो गाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो આવી ગઈ રાત મન ભૂલો બધી વાત, પ્રેમની આ મૌસમ છે, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनी आ मौसम छे, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां, छोगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग फेरू जुए तारी बाट रे, हा छोगाड़ा तारा और छबीला तारा
और रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी वाट रे। શું વાત છે ચરિતભાઈ, ગુજરાતીમાં પણ તમારો એટલો જ ફેમ છે. ગુજરાતીમાં કહીએ તો એકદમ જોરદાર झक्कास તમે परफॉर्मेंस छोगड़ा पर गायो है. चलित जी, मैं वो भी हमारे यंगस्टर है हाँ. जो सिंगिंग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कोई विलेज से बिलोंग करते हैं, वो गाते तो अच्छा है पर कोई यूनिक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. आप उनको कुछ कहना चाहते हो प्लेटफॉर्म के जरिए, इस माध्यम के जरिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम? मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और इतना टैलेंट भरा पड़ा है यहाँ पर. इतना इंटीरियर में, रिमोट एरियाज में भी मतलब ऐसा ऐसा टैलेंट है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी. तो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो रियलिटी शोज आए हैं जैसे कि इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, सबको उसमें पार्ट लेना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए. हम सिर्फ ये सोचकर नहीं रह सकते हैं कि यार मेरे पास तो लक नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो मेहनत नहीं करूँगा. लेकिन हो सकता है भगवान ने ये सोच रखा हो कि तू मेहनत करेगा तो ही तेरे लक साथ देगा. ऐसा होता है कि क्या पता, अगर आप भगवान ने ये लिखा हो हाथ में कि आपका मेहनत और लक दोनों साथ में काम करेगा. अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो लक तो कुछ नहीं कर सकता. तो मैं बस आज की जो यंग जनरेशन है उसे यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. तो ये दोनों हमको साथ में करना ही पड़ेगा. और ऐसा नहीं होता है कि रिमोट एरियाज के लोग आगे नहीं बढ़ सकते. अगर आप अभी टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे, टीवी की बात छोड़ो, अगर टीवी का प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ना हो और हम ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिंपल प्रोग्राम में हम गा सकते हैं, तो उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है. और छोटे छोटे शहरों से, गाँव से जो लोग हैं काफी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी देखते होंगे काफी आगे बढ़ रहे हैं. तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा. चरित की बात सही है. स्टार्टअप आप कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि एक तो इनोवेशन होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपका टैलेंट वो दूसरों को दिखना चाहिए. स्टार्टअप चाहे कहीं भी भी आप कर सकते हैं. चलिए, आपने ये बात अच्छी कही या जो यंगस्टर को काफी हेल्पफुल होगी. और चलिए जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो जो ने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो, सिंगिंग लाइफ चेंज कर दी हो? देखिए, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैंने आपको जो मेरे रियलिटी शोज के बारे में बताया, इंडियन आइडल है, फिर एक और रियलिटी शो का जिक्र करना चाहूँगा. एक DD1 पर एक प्रोग्राम आया करता था, भारत की शान. तो इस प्रोग्राम में भी काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट ने मुझे सराहा था. एक कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, उन्होंने खुद मेरे से पूछा कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है. इंडियन आइडल अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए. और उसके बाद एक और रियलिटी शो आया था मेरी लाइफ में जो कि DD नेशनल पर प्रसारित हुआ था, भारत की शान नाम था उसका. उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े जज थे, कविता कृष्णमूर्ति जी, बप्पी लहरी जी, उसके बाद इस्माइल दरबार साहब, सुरेश वाडेकर साहब, स्वयं राशिद खान साहब आए थे. उनके सामने मैंने सांवरे भी गुनगुनाया था, तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो ये भी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है. और इंडियन आइडल में जाने के बाद हमको लता मंगेशकर जी हैं, उनका नाम लेने में भी काफ़ी अच्छा फील होता है. हमको उनसे मिलवाने ले जाया गया था, उनके घर हमको ले जाया गया था. तो हमको बताया नहीं गया था कि ये लता मंगेशकर जी का घर है. हमको वहाँ पे उनका जो लिविंग रूम है वहाँ पर बिठाया गया. हम सब बैठे हुए थे और अचानक से सीढ़ियों से नीचे उतरे वो. तो हमको पता नहीं था कोई आ रहा है ऊपर से, लेकिन उनके आने का जो एक ऑरा होता है, एक फील्ड होता है, तो ऐसा लगने लगा कि एक कुछ अलग पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ बढ़ रही है. तो हम सब कंटेस्टेंट एक दूसरे के सामने देख रहे थे कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. हम सबने पीछे मुड़ के देखा तो जो हमारी सुर की जो साक्षात सरस्वती है, लिविंग लेजेंड है, वो हमारे साथ थी, हमारे पास में थी. तो बस वो देखकर इतना इमोशंस जाग गए, इतना इमोशनल हो गए हम, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे. तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि मैं इतनी छोटी सी सिटी का लड़का और ऐसे मतलब हमारे सुर के भगवान से मिलना हो गया हमारा, जो शायद आगे शायद कभी नहीं हो पाएगा. तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा दिन था जो कभी नहीं भूल सकता. चलिए जी, आपका टर्निंग पॉइंट भी है और आप इसका बेस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि इज अ रियल लाइफ आपकी, क्योंकि लता जी से मिलना यानी तो लेसन ऑफ वॉइस आप कह सकते हैं. चलिए जी, हमने आपकी तो सारी बात कर ली. कोई आपका यूनिक टैलेंट हो जो आप हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हो? यूनिक टैलेंट तो कह सकते हैं. बाकी पढ़ाई में भी मैं अच्छा हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ. और स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना भी काफ़ी अच्छा लगता है. और सिंगिंग तो है ही, और साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी थोड़े बहुत बजा लिया करता हूँ, जैसे कि हारमोनियम है. थैंक यू शरीफ जी, आप हमारे शो में आए और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी म्यूजिकल लाइफ और भी आगे बढ़े
और आप आगे ही बढ़ते जाए, आगे ही बढ़ते जाए, वो बॉलीवुड सिंगिंग हो या गरबा हो। आप हमारे शो में आए, हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच।